श्रीमती शशि यादव। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे कुछ संशोधन प्रस्ताव रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। बहुत और बड़ा है क्या? नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं। और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती राज्यपाल हूँ। के भाषण से बड़ा नहीं ना है। जी नहीं। मैं सबसे पहले तो माननीय राजीव रंजन जी ने जो की बात से ही मैं शुरुआत करूंगी कि उन्होंने कहा कि अपार बहुमत मिला। नीरज कुमार, मैं सॉरी, नीरज जी ठीक है, वो हम लोग एक साथ रहे हैं, एक साथ राजनीति किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो चलिए, तो ठीक है, बोल ये जो उन्होंने कहा कि अपार बहुमत उनको मिली है और इधर एक कहर बरपा है। तो अब विपक्ष को क्या कहर बरपा है वो तो सब लोग देख रहे हैं, मगर बिहार की महिलाओं पे जरूर कहर बरप रहा है, ये तो देख रहे हैं हम लोग। और ये कहर हमारी बेटियों पे जबरदस्त रूप से बरस रहा है। जिन महिलाओं ने आपको वोट दिया, आपकी सत्ता बनाई, आज 3 महीने भी उस सरकार के नहीं हुए हैं, मगर हमारी बेटियां मौत के मुंह में समा रही है। नीट छात्रा का प्रकरण बोलते हुए कलेजा भर जाता है, आंखें भर आती हैं कि समाज की बेटी बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है महोदय, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है। वो परिवार से लड़ती है, समाज से लड़ती है, तब वो आगे बढ़ती है। वो अपना सपना देखती है, वो डॉक्टर का सपना देख रही थी, डॉक्टर बनने का, और उसे जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, जिस तरह से उसका बलात्कार हुआ है, पूरे सरकार को शर्मसार होनी चाहिए महोदय, मगर एक जिक्र तक नहीं है। आप बहुत आराम से कह देते हैं कि हमने सीबीआई जांच कर दी। सीबीआई जांच आपने किन परिस्थिति में किया है? उसका परिवार, उसकी मां जब बोलती है, सुने होंगे आप लोग भी, कलेजा फट जाएगा। वो कहती है कि डीजीपी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि ये बात तुम मान लो कि तुम्हारी बेटी आत्महत्या कर ली है। डीजीपी साहब है, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ती नहीं थी, तुम्हारी बेटी डायरी लिखती थी। कोई एक बेटी अगर डायरी लिखती है तो एक मिनट बोल लेते हैं महोदय, बोल लेते हैं नीरज जी बोल लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा। 1 मिनट नीरज जी बोल लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। लाइट टूट जाएगा, बोल लेते हैं। डीजीपी की जब बात आई है, यहाँ के पुलिस विभाग के आला अफसर हैं जी, और उनके बारे में ऐसे कहते हुए आपको मैंने किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हैं? जी, उनकी माँ ने मुझे जो बताया, मैं इस बात की जिक्र कर रही हूँ। उनकी माँ ने जो मुझे बताया महोदय, यहाँ पर सोशल मीडिया पे पूरी बात आ रही है। बोलिए। सभापति महोदय, एक मिनट, हम एक ही अनुरोध करना चाहते हैं। ये दुखद घटना है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, और राज्य सरकार ने 19 दिन में सीबीआई जांच के लिए भेज दिया। उस परिवार के लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया। माननीय न्यायमूर्ति अरुण झा के बेंच ने यह न्यायिक निर्णय दिया कि इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ही हमको बताइए, बिहार पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच गया तो संतुष्ट नहीं, तो आखिर कौन एजेंसी जांच करेगा? पॉलिटिकल कोई पार्टी जांच करेगी? कोई एजेंसी नहीं। यह अभी माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कहा सभापति महोदय कि आपको सीबीआई जांच में कोई परेशानी होगी, उस ऑर्डर शीट को पढ़ लीजिए। मैं उस ऑर्डर शीट को देखा सभापति महोदय, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई आपत्ति होगा तो आप कोर्ट आइएगा, अन्यथा सीबीआई पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय एक स्लाइड, लेकिन हम इस बात के लिए आप लोग अपनी राय दीजिए जरूर। जिसके साथ घटना हुई, उस मां की पीड़ा, उसके परिवार की पीड़ा सरेआम नीलाम करने का किसी को अधिकार है? जब राज्य के देश के अंदर पोस्को एक्ट है, निर्भया कांड के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, नेताओं पर जिस ढंग से अनर्गल टिप्पणी की जा रही है
और जिस ढंग का अनाप शनाप प्रचार किया जा रहा है, क्या इस बात के लिए सभापति नहीं पोस्को एक्ट का अनुपालन होना चाहिए कि नहीं, ये सवाल महत्वपूर्ण है सभापति हो महोदय। गया, महोदय बोलने ये दीजिए। बात ये बोल चुके खाली हैं। हमारा यही ऑब्जेक्शन जी, था कि डीजीपी का नाम इसमें नहीं घसीटा जी। जाए, अगर आया है तो इसको निकाल दीजिए। जी ठीक है महोदय, क्योंकि उनकी मां ने इस बात को सरेआम कहा है और चल भी रहा है। और मैं ये कहूंगी महोदय कि सिर्फ ये नहीं, बात कर रहे हैं शिक्षा की, बेटी पढ़ने की, बहुत आंकड़े आए हैं, मैं आंकड़े में नहीं जा रही हूं महोदय, मगर परफेक्ट हॉस्टल की बात आप देख लीजिए महोदय। हमारी बेटियां तो पढ़ना चाह रही हैं और इन तमाम घटना से पूरे बिहार की बेटियों में एक भय व्याप्त हो गया है, पूरे बिहार के बेटी के गार्जियन में भय व्याप्त हो गया है कि हम अपनी बेटियों को कैसे बाहर निकालें, कैसे हम पटना उनको भेजें। तो आप बहुत स्कूल खोल लीजिए और बहुत आप कर लीजिए, मगर जब इस तरह का माहौल और वातावरण रहेगा तो हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, लोग, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कम से कम तमाम अनुमंडल में डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज आप खोलें, जिससे कि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएं। नहीं तो आप बात, बहुत बड़ी बड़ी बात आई है, मगर वो हमारा बात हो रही है, घोषणा हुई है, बहुत पहले से घोषणा हुई है, मगर वो खुल नहीं रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इसे खोला जाए। दूसरा संदर्भ में ये कहना चाहूंगी महोदय कि बात आई है राज्यपाल जी के ये में कि तमाम सड़कें और तमाम जो 6 घंटे के अंदर पटना आना, जिला का पूरा सौंदर्यीकरण करना, मगर इसके कारण आप बड़े पैमाने पे बुलडोजर चला रहे हैं। इसके कारण हो या अन्य कारण हो, बड़े पैमाने पे जो बरसों बरस से, 100 बरस से, 50 बरस से जो झोपड़ियां बसी हुई हैं, उन झोपड़ियों पे बुलडोजर आप चला रहे हैं। मगर बुलडोजर, ठीक है आपको बोलना होगा, आप बुलडोजर चला रहे हैं और इस बुलडोजर पे आप कोर्ट में एक कानून है, पीपी एक्ट 1948, उसमें यह भी कानून है महोदय कि आप जहां जो लोग बसे हुए हैं आप उसे पर्चा निर्गत कीजिए, उसको पट्टा दीजिए, और जिस जमीन पर ये नहीं दे सकते उस जमीन पर उन परिवारों के लिए आवासीय कॉलोनी बना करके उनको आप दीजिए। इसी सरकार ने निर्देश दिया है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को भी हम नहीं उजाड़ेंगे। कोर्ट ने भी इस बात का निर्देश दिया है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं उजाड़ेंगे। मगर जिन महिलाओं ने आपको वोट दिया, वो महिलाएं चीख चीख करके कह रही हैं कि हमने वोट दे करके गलती की, 10,000 रुपया लेकर के हमने गलती की, इसलिए आगे से अब कोई पैसा नहीं लेंगे और ऐसी सरकार को हम वोट नहीं करेंगे, ये भी कह रही हैं। इसलिए महोदय इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरा, निश्चित तौर पर रामबचन राय जी ने भी कहा कि समृद्धि यात्रा, मैं भी इसे समृद्धि यात्रा ही कहूंगी। हम लोगों को अपेक्षा थी कि समृद्धि यात्रा में जो बिहार की महिलाएं जो बहुत कम पैसे पर काम करती हैं, वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, जो मिड डे मील वर्कर हो, आज आपको पता होनी चाहिए कि 6 महीने से जो आशा कार्यकर्ता जो हेल्थ की बात हमारे मंत्री महोदय कर रहे हैं कि हमने हेल्थ में इतना उछाल लाया, या जो हम महामहिम के अभिभाषण में भी है, मगर उस हेल्थ को अगर जमीन पर उतारती है तो वो आशा बहनें उतारती हैं, और 6 महीने से उसे पैसा नहीं मिला है, उनका कमाया हुआ पैसा नहीं मिला है, उसकी कोई जिक्र नहीं होती है। समृद्धि की बात तो है महोदय, हम कैसी समृद्धि चाहते हैं? जो सबसे कम काम करने, मतलब सबसे कम वेतन पर काम करने वाली महिलाएं, जो स्कूल में खाना बनाती है, जिस स्कूल की बात आप कर रहे हैं उस स्कूल में अगर बच्चे उपस्थित हो रहे हैं तो उस पोषाहार की वजह से उपस्थित हो रहे हैं, और उस महिला को आप 4-5 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं। आंगनबाड़ी की वही हाल है महोदय। तो इसलिए ये इस बात को भी लाना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और 18 साल से ऊपर और 60 साल तक जो आपने दिया है 1100 रुपया, मैं चाहूंगी कि उसे 2500 रुपया किया जाए, और विकलांग को भी आप वही पैसा दे रहे हैं, जबकि विकलांग कह लीजिए कि बहुत चीजें करने की स्थिति में नहीं रहते हैं।
दिव्यांग ही हम कहें, तो दिव्यांगों को तो मान लीजिए कि उनको बहुत सारी चीजें वो अपना कुछ आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनको 3,000 रुपया देना चाहिए, ये मैं कहूँगी। और ठीक है, बहुत विकास हो रहा है, शहरी नाला सड़क ये सारे चीजें हो रहे हैं, मगर जितनी तेजी से हो रहे हैं उतनी तेजी से टूट भी रहे हैं। आप चले जाइए पटना में ही हम लोग देख लेते हैं, बहुत गांव की बात नहीं करते हैं। इसलिए कम से कम जिस एजेंसी से आप विकास करवा रहे हैं उस एजेंसी को 6 साल तक के लिए रख रखाव का काम जरूर आप दें, ये मैं संशोधन करना चाहती हूं। और साथ ही बेरोजगारी पर बात हुई, बेरोजगारों को 3,000 का आप भत्ता दीजिए। अति पिछड़ी जाति और सुरक्षा और सम्मान के लिए एक विशेष कानून लाया जाए। एम्स सहित तमाम जो हमारे अस्पताल हैं उसमें एक प्रोटोकॉल अफसर की बहाली की जाए। ये बात सही है जो सब लोगों ने कहा, बहुत भीड़ रहती है और निश्चित तौर पर हम लोग चाह करके भी बहुत सारे ऐसे सीरियस पेशेंट होते हैं जिसमें हम लोगों पर दबाव रहता है कि आप बात कीजिए, मगर नहीं हो पाता है। मगर फिर भी अगर कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर रहेंगे तो उनके माध्यम से हम लोग कुछ कार्रवाई करवा पाएंगे। तो ये एक आग्रह है। और लघु उद्यमी योजना, सब लोग कहे कि पहले लघु उद्यमी योजना आया कि 2-2 लाख हम सबको देंगे, वो कहाँ चला गया वो योजना? इसको थोड़ा लाया जाए, उस लघु उद्यमी योजना को फिर से कम सारे लोगों के लिए। और इसके लिए जो आपने आय प्रमाण पत्र की बात की थी उसे सहज और सुलभ बनाया जाए। और इसके साथ जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कोरोना में, इसको ध्यान दीजिएगा, कोरोना में महोदय उन ग्रामीण चिकित्सकों ने बड़ा काम किया था, तो आप उसे उपयुक्त ट्रेनिंग दे करके स्वास्थ्य मित्र के बतौर समायोजित कीजिए। आपदा मित्र जो कह लीजिए कि आपदा के समय में वो लोकल होते हैं, वो बहुत काम करते हैं, उन आपदा मित्रों को आप कम से कम जो मतलब वेतन, उसे न्यूनतम मासिक वेतन आप दीजिए। ये काम आप जरूर कीजिए। इस आशय का कोई ये नहीं है, वो लोग काम करते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं, मगर उसे नियमित मानदेय नहीं मिल रही है सरकार। साक्षर भारत के लिए साक्षर भारत के तहत कार्यरत कर्मी संघ जिन्हें सेवा से बाहर रखा गया, मैं चाहती हूं कि उन्हें पुनः सेवा में बहाल किया जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष सहित सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की जाए और राज्य में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। विकास योजना के लिए अधिकृत जमीन का मुआवजा कानून 2013 के मुताबिक बाजार दर से 4 गुना दिया जाए। और जिन जीविका दीदियों की बात करते हुए महामहिम के अभिभाषण में बहुत बड़ा व्याख्यान किया गया है, निश्चित तौर पर चलिए जीविका मैं मान लेती हूँ, जीविका दीदियों को आप बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत लगातार अखबारों में भी निकलता रहा है। मगर अगर जीविका हमारा इतना मजबूत है बिहार में, तो फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कैसे अपना पांव पसार रही है? कैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बिहार में इतनी मजबूत तरीके से पूरे गांव के गांव में तबाही मचा रही है? क्योंकि बड़े पैमाने पे महिलाएं इससे तबाह हैं, उनके घरों में जाती है, उसको अपमान करती है, कहती है कि अगर तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो तुम जैसे भी हो तुम बेच करके खुद, मतलब वो शब्द मैं यहाँ नहीं कह सकती हूँ, और अगर वो नहीं कर पाती हैं तो उसका गैस उठा के ले जाना, उसका बर्तन उठा के ले जाना। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का अत्याचार बिहार में क्यों इतना हो रहा है महोदय? इसलिए इस बात को लाया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। बस, धन्यवाद महोदय।